सबसे पहली बात है कि 3 दिन है, 3 दिन ध्यान रखने। एक दिन 15 अगस्त का है, एक दिन 26 नवंबर का है, एक दिन 26 जनवरी का है। तो हम शुरुआत में एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं कि ये 3 दिन क्या हैं। तो जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन हो, कम से कम उनके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। पहला दिन है 15 अगस्त 1947 का। आप सब जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के लिए एक अच्छा नाम, या स्वाधीनता दिवस भी कुछ लोग कह देते हैं, एक ही बात है। और अंग्रेजी में हमारे पास इसके लिए क्या नाम है? इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग जिस दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मनाते हैं वो हमारा 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। फिर 26 जनवरी भी हम सबको आमतौर पे पता है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेताजी फंक्शन में गए हैं और वहां गणतंत्र दिवस को स्वाधीनता दिवस बोल दिया, या स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया। ऐसा खूब होता है, पोस्टरों में भी कई बार ऐसा हो जाता है और गलती हो जाती है। हमारे देश में नेताओं को भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो संविधान को ठीक से पढ़ें, समझें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें या मतलब बड़ी जिम्मेदारियां संभालें। 26 जनवरी का जो दिन है उसके लिए सही शब्द जो कि आज हम लेके चल ही रहे हैं, मैं 1950 इससे लिख रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 के दिन से हमने इसको मनाना शुरू किया इस खास रूप में। और इसके लिए जो शब्द हमारे पास है वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ इलाकों में गणतंत्र भी चलता है। गणतंत्र का मतलब गन, बंदूक, बंदूक वाली व्यवस्था चलती है। ये बंदूक वाली व्यवस्था नहीं है, ये गणतंत्र है। गण का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, उसका तंत्र है, उसको बोलते हैं। इन दोनों दिनों के बीच में एक दिन और भी है जिसका महत्व है, अभी हम समझेंगे क्या महत्व है। वो दिन था 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर का ही दिन था जब मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 26 नवंबर इसलिए भी याद रखते हैं हम लोग, रखना भी चाहिए। लेकिन 26 नवंबर का जो ओरिजिनल महत्व है वो 1949 के दिन का महत्व है, और इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस क्या है और कब होता है, तो क्या है का उत्तर तो मैं अभी आपको विस्तार में दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है या संविधान दिवस है वो होता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन से हम इसको मनाने लगे थे। तो जो हमें समझना है, इन तीनों का अंतर समझना है बेसिकली। और मैं जानता हूं अंतर आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद बताइएगा कमेंट में अंत में कि पूरा पता था या नहीं पता था। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, सुनिए और बताइएगा। और इसकी वजह देखने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया, ऐसी क्या खास बात थी। एक ऐतिहासिक महत्व की बात थी। अगर आपको मैं थोड़ा सा अमेरिका के इतिहास से तुलना करके बताऊं तो शायद थोड़ा सा और बेहतर आप समझ पाएंगे। अमेरिका में आपको पता है कि 1775 से 1783 तक एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आज का है, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का इलाका सारा आता है, ये सारे इलाके, इन सारे इलाकों में 13 देश थे। ये 13 स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र थे, और ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, इंग्लैंड की कॉलोनीज थे। इन 13 देशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, और ये बात 1775 की है। और 1776 में इन्होंने क्या किया, 4 जुलाई के दिन, हालांकि इस पर डिबेट है कि ये बात 2 जुलाई की है कि 4 जुलाई की है, कुछ लोग बोलते हैं सिग्नेचर्स और बाद में हुए थे, लेकिन एक सहमति है कि 4 जुलाई 1776 को इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने, संप्रभु राज्यों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी कि हम 13 राज्य इंग्लैंड से अपनी स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। अब युद्ध चला 1783 तक, और 1783 के सितंबर महीने में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि, यानी कि पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी में फ्रांस की उपस्थिति में इंग्लैंड और अमेरिका
के सिग्नेचर्स हुए और इंग्लैंड ने या ब्रिटेन या यूके ने अमेरिका को स्वाधीन देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अमेरिका कब स्वाधीन हुआ, तो इसका वास्तविक उत्तर तो है कि सितंबर 1783 में अमेरिका स्वाधीन हुआ। लेकिन अमेरिका के लोग आज तक स्वाधीनता दिवस मनाते कब हैं? वो मनाते हैं 4 जुलाई के दिन। अमेरिका में 4 जुलाई का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण भारत में 15 अगस्त हम मानते हैं। हालांकि 26 जनवरी के नजदीक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। आज भी अमेरिका में 4 जुलाई का दिन उनके राष्ट्र के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जबकि उनका संविधान जब साइन हुआ वो सितंबर 1787 में हुआ। मतलब वो सिग्नेचर जिसके बाद से संविधान मान लिया गया कि संविधान रेटिफाई हो गया है। तो सितंबर 1787 में संविधान फाइनल हुआ, सिग्नेचर। सितंबर 1783 में वो इंग्लैंड से आजाद हुए, कागजों पर इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया कि भाई तुम आजाद हो गए। पर क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 प्रांतों ने या 13 स्वतंत्र प्रांतों ने, संप्रभु प्रांतों ने मिलकर घोषणा की थी कि हम इंग्लैंड से आजाद हैं, हम घोषित करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि 4 जुलाई की है। वो अपने आप को उस दिन से ही आजाद मानते हैं। अब इस बात को यहां लेके आ जाइए। भारत में क्या हुआ कि 1929 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और कांग्रेस का अधिवेशन तो आपको पता है दिसंबर के अंत में आमतौर पर होता था। 31 दिसंबर 1929 की बात है, लाहौर अधिवेशन चल रहा था। लाहौर अधिवेशन में उस साल जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तक नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मिलके काम करते थे। दोनों समाजवादी बेंट के माइंड के आदमी थे और दोनों का अप्रोच उस समय तक समान थी। आगे चल के डिफरेंसेस बढ़ गए उनके बीच में। कांग्रेस में कुछ लोग मानते थे कि हमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो काफी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था और नेहरू जी का मानना था कि ना, डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें तो पूरी संप्रभुता चाहिए, पूरी सोवरेनिटी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। हम क्यों ब्रिटेन के सम्राट को अपना सम्राट मानेंगे भाई? नहीं मानेंगे हम तो, हमें तो पूरी आजादी चाहिए। और तब उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 की रात को एक भाषण दिया नेहरू जी ने अध्यक्ष के तौर पर, और उसमें कहा हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए। झंडा फहराया गया, तिरंगा, और साथ में उस दिन कहा गया कि हम अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930 तक अपनी आजादी ले लेंगे, यानी 26 दिन बाद। और तब से ये हो गया कि 26 जनवरी का दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि हमारा स्वाधीनता का दिन है, इंडिपेंडेंस डे हमारा वही है। अगर मैं तुलना करके बताऊं, जैसे अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के दौरान मान लिया गया था कि 4 जुलाई स्वाधीनता दिवस है, जबकि स्वाधीनता मिली इसके मानने के कम से कम 7 साल के बाद, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में मान लिया गया कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे है 1930। और 1930 से 1947 तक 26 जनवरी का दिन कांग्रेस ने, स्वाधीनता सेनानियों ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व था। और क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व था, इसलिए संविधान सभा ने तय किया कि इस दिन को एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए। और इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन चुका था पूरी तरह से, उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी रखी गई, ताकि हम उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रख सकें। उस दिन हम खुद को गणतंत्र दिवस मानेंगे। उस दिन हुआ क्या? 26 जनवरी 1950 को आखिर हुआ क्या, एक बार ये भी समझना चाहिए। उस दिन ऐसा क्या चेंज आ गया जिससे
हम कहें कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव आ गए। देखिए, गणतंत्र का मतलब एक तो ये होता है कि जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में आ गई। हमारे संविधान का आर्टिकल 395 जो लास्ट आर्टिकल है, वो रिपील के बारे में है। रिपील का मतलब है कि इस एक्ट के माध्यम से ये अन्य एक्ट खारिज किए जाते हैं। और अगर आप आर्टिकल 395 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक बार ठीक से याद कर लीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वही एक्ट है जिससे हम आजाद हुए थे, और इस एक्ट में लिखा था कि जब तक संविधान सभा अपना संविधान नहीं बनाती है तब तक 1935 के इस एक्ट से शासन चलेगा। और पूरी शक्ति संविधान सभा को इस एक्ट ने दी थी कि वो कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि इन एक्ट्स को खारिज भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है, और वही किया। ये होता ही आमतौर पर। तो आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हो जाएंगे। रिपील का मतलब खत्म हो जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। वो इतिहास की वस्तु हैं, उनका वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिपील करना। अब जब ये रिपील हो जाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता था कि भारत ब्रिटेन का डोमिनियन है, ये एक्ट ही खत्म हो गया। और संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने हेड ऑफ स्टेट के तौर पर, ध्यान रखना है, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, ये वाला आर्टिकल 395 जब तक लागू नहीं होगा, तब तक हमारा हेड ऑफ स्टेट कम से कम नाम मात्र के लिए कौन है? किंग जॉर्ज है, इंग्लैंड का सम्राट है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन हो गए? भारत के राष्ट्रपति हो गए। और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर उस समय हमने चुन लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कैसे चुन लिया था मैं भी आपको समझाता हूं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का मतलब है आर्टिकल 395 लागू हुआ, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक्ट खत्म हो गए। संविधान लागू होने का मतलब है कि उसमें संप्रभुता भारत की जनता के हाथ में आ गई, क्योंकि उसमें लिखा है हम भारत के लोग ये संविधान भारत को देते हैं, खुद को सौंपते हैं। और उसी का मतलब ये हुआ कि हमारा हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, राष्ट्रपति हुए। अब वो गवर्नर जनरल नहीं थे ब्रिटिश सम्राट के, अब वो भारत के राष्ट्रपति थे, किसी और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझने के लिए काम कीजिए। ये देखिए कि जो हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में हुए उस दौरान वो कौन कौन लोग थे, कब से कब तक थे, कौन से स्टेटस पे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले अप टू 14 अगस्त 1947 जो पद था वो था वॉयसरॉय प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉयसरॉय का मतलब क्या है? जो इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि है। इस पद पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। LM का मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता ही माउंटबेटन कौन थे। और लॉर्ड का मतलब वहां पर बेसिकली होता है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया हो, ये लॉर्ड की पदवी दी गई हो, उसको बोलते हैं लॉर्ड। 15 अगस्त से पहले क्योंकि हम डिपेंडेंसी थे, कॉलोनी थे, इसलिए हमारे पास एक व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल भी था और वॉयसरॉय भी था। 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया, हम क्या बन गए? डोमिनियन। और डोमिनियन का क्या मतलब होता है? कि हमारी अपनी सरकार तय करेगी कि गवर्नर जनरल कौन होगा, लेकिन गवर्नर जनरल जो भी होगा वो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त होगा। हालांकि इंग्लैंड का सम्राट उससे कुछ कहेगा नहीं, कोई कंट्रोल नहीं रखेगा, लेकिन हाँ, एक नाम मात्र के लिए कि इंग्लैंड के सम्राट ने नियुक्त किया हुआ वो हो जाएगा। इसलिए 15 अगस्त 1947 से गवर्नर जनरल का पद रह गया, वॉइसरॉय का पद खत्म हो गया। और कौन रहा इस पद पर? लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। क्यों रहे?
ऐसा माना जाता है कि भारतीय सरकार ने तय किया कि उनको प्रशासन का जो अनुभव है, और उस समय उनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी थी कि उनके होने से चीज़ें ठीक से ट्रांजिशन में निकल जाएंगी, संक्रमण काल ठीक से मैनेज हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही अभी इस पद पर रखते हैं। करीब 1 साल तक वो रहे। 21 जून 1948 को उनका वो पद समाप्त हुआ, क्योंकि भारत की कैबिनेट और उनके बीच में सहमति थी, वो भी जाना चाह रहे थे उस समय। 21 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय व्यक्ति थे, लेकिन किस पद पर थे? गवर्नर जनरल के पद पर थे। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसने की? भारत की सरकार की सलाह पर किंग जॉर्ज ने नियुक्ति की। किसकी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, कि वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे। पाकिस्तान में तो 1956 तक गवर्नर जनरल का सिस्टम चलता रहा, क्योंकि उनका संविधान बनने में टाइम ज्यादा लगा। हमने संविधान जल्दी बना लिया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से आए हुए हमारे गवर्नर जनरल थे, और उससे पहले वो वॉयसरॉय प्लस गवर्नर जनरल थे। और 26 जनवरी 1950 का दिन, जिसको हम कहते हैं संविधान लागू होने का दिन है, क्योंकि संविधान लागू हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हो गया। उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद था, ये पद ही खत्म हो गया। और जब पद खत्म हो गया तो हमारे संविधान के तहत जो पद था वो पद था प्रेसिडेंट का। और जब तक प्रेसिडेंट का पहला इलेक्शन ना हो जाता, वो इलेक्शन 1952 में हुआ, तो संविधान सभा ने यह तय किया हुआ था कि जब तक पहले इलेक्शन नहीं होंगे तब तक इंटरिम सिस्टम से अंतरिम सरकार कैसे चलेगी? अंतरिम संसद कौन सी होगी? संविधान सभा ही अंतरिम संसद बन गई। और इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डीआरपी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया इंटरिम, INT का मतलब इंटरिम, अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम का मतलब जब तक राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए तब तक के लिए राष्ट्रपति ये रहेंगे। ये अलग बात है कि डॉक्टर प्रसाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित भी हुए 1952 में, 57 में भी हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल वो राष्ट्रपति रहे, जिनमें से शुरू के 2 साल अंतरिम राष्ट्रपति थे और 10 साल निर्वाचित राष्ट्रपति थे भारत के लिए। ये बात स्पष्ट हो गई कि हेड ऑफ स्टेट भारत में कैसे कैसे चेंज हुए।